किसी भी देश के कानून व्यवस्था को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम उस देश के संविधान को समझें, उस देश के संवैधानिक ढांचे को समझें। जिस तरह एक स्वस्थ शरीर के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है और एक अच्छे दिमाग के लिए अच्छी किताबों का, ठीक उसी प्रकार एक स्वस्थ समाज और प्रगतिशील देश के लिए जरूरी है कि समय व समाज में बदलाव के हिसाब से उसके संविधान में भी संशोधन होता रहे। संविधान में संशोधन ही एक ऐसा जरिया है जिसके रास्ते हमें पता चलता है कि उस देश का संविधान जीवित है या उस देश के लोग या उस देश का समाज जीवित है, क्योंकि बदलाव सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं। अगर किसी देश का संविधान में संशोधन ना हो रहा हो तो इसके दो ही मतलब निकलते हैं। एक, या तो वो देश मुर्दों का है या फिर उस देश के संविधान ने अपने ही लोगों को निर्जीवों के भांति रखे हुए। दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 448, लेकिन जब आप लास्ट में देखेंगे तो इसकी नंबरिंग है 395। ऐसा इसलिए कि जब भी कोई दूसरा अमेंडमेंट होता है और एक नया आर्टिकल ऐड किया जाता है तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को बनाए रखने के लिए जो नए आर्टिकल्स को ऐड करते हैं उसमें अल्फाबेट्स भी ऐड किए जाते हैं। जैसे 86th अमेंडमेंट में राइट टू एजुकेशन जब ऐड किया गया तो उसके आर्टिकल में 21A अल्फाबेट्स में ए ऐड किया गया। 2019 के आखिरी तक हमारे देश में टोटल 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रपोज्ड थे। टोटल 124 कॉन्स्टिट्यूशनल में संविधान में संशोधन प्रस्तावित थे और इसमें से टोटल 104 बिल पास हो चुके हैं और ये लॉज बन चुके हैं। तो ये डिस्कस करते हैं अब हम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला अमेंडमेंट है हमारा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। इसको लाने का कारण ये था कि जब देश नया नया आजाद हुआ था, जरूरत थी सोशल और इकोनॉमिकल वेलबींग की और इसके लिए आवश्यकता थी कि जो लैंड है उसको सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और जब पार्लियामेंट लैंड रिफॉर्म एक्ट लेके आती तो लोग उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने लगे। तो ये जो एक्ट आया था अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेट की गई थी। सबसे पहला था इसमें 9th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था। 9th शेड्यूल में कोई भी लॉ आए या कोई भी एक्ट आए तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जिसके अंदर जमींदारी एबोलिशन लॉज को भी लाया गया था। और सेकेंडली है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में हमें बताता है। इसमें 3 चीजों को ऐड किया गया था, पब्लिक ऑर्डर, फैमिली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। और जो थर्ड है इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को इंसर्ट किया गया था, जिसमें स्टेट को ये पावर दी गई थी कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनकी वेलबींग के लिए स्टेट किसी भी तरीके की कोई भी लॉज ला सकती है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा अमेंडमेंट है वो 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 है। ऐसा है, इस एक्ट को लाने का कारण था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कई सारे नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को मिला करके एक स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इसके तुरंत बाद ही काफी पॉलिटिकल मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए और वो लोग, उन लोगों की डिमांड थी कि जो स्टेट का फॉर्मेशन है वो लैंग्वेज के बेसिस पे होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे होनी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट के अंदर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन बनी और जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज थे उनको दोबारा बनाया गया, उनकी रिफॉर्मेशन की गई लैंग्वेज के बेसिस पे। और कुछ ऐसे भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि इंडिया में आजादी के बाद इनकॉर्पोरेट किए गए। वो हैं 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961 से दादर एंड नागर हवेली को, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 से गोवा, दमन एंड दीव को, 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962 से नागालैंड को स्टेट का स्टेटस दिया गया, जिसके लिए स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 371A में है। और 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962 से पुडुचेरी को इनकॉर्पोरेट किया गया। 22nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969 से मेघालय को असम से सेपरेट किया गया और उसे स्टेट का दर्जा दिया गया। और 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 से सिक्किम को इनकॉर्पोरेट किया गया इंडिया में।
जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है हमारा, वो है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। इसे लाने का कारण एक केस का जजमेंट था। ये केस है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो जजमेंट पार्लियामेंट डाइजेस्ट नहीं कर पाई और इस जजमेंट के खिलाफ एक अमेंडमेंट लेके आती है। पहले देख लेते इस जजमेंट में डिसीजन क्या आया था, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था। तो सबसे पहला है कि इसमें इस जजमेंट में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। और पहला है इसमें पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 13, कि जो भी पार्लियामेंट अमेंडमेंट्स लेके आती हैं वो आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग्स में कवर होंगे। और आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, यानी कि कोई भी अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट लाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है आर्टिकल 13 के प्रोविजन में। सेकेंड, पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वो बहुत ही लिमिटेड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक चीज को अमेंड नहीं कर सकती है। और जो थर्ड है, इफ पार्लियामेंट ब्रिंग एनी अमेंडमेंट्स व्हिच इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, सच अमेंडमेंट आर कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ आर्टिकल 13। अगर पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट लाती है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज करती है, तो भी जो अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू के लिए हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। अमेंडमेंट एक्ट 2 मेजर चेंजेस लेके आए। इसमें आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 ऐड किया गया और आर्टिकल 368 में क्लॉज 3। जो पहला मेजर चेंज है वो है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट चेंज कर सकती है, यहां तक कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है इस अमेंडिंग एक्ट के थ्रू। और सेकेंड जो मेजर चेंज है वो है कि जब पार्लियामेंट कोई भी अमेंडिंग बिल लाएगी और वो बिल जब असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट को उस पर कंपलसरी असेंट देनी होगी, वो असेंट देने से मना नहीं कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो 38th अमेंडमेंट और 39th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 का है। 38th अमेंडमेंट एक्ट से पहले अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग में, तो उस प्रोक्लेमेशन के ऊपर क्वेश्चनिंग अराइज की जा सकती थी, उसे चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन 38th अमेंडमेंट एक्ट के बाद आर्टिकल 123 में क्लॉज 4 को ऐड किया गया, जिसके बाद इसमें यह प्रोविजन हुआ कि अगर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेश्चनिंग और उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते थे। उनका जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी था तब फाइनल और कंक्लूसिव हो गया था। अमेंडमेंट एक्ट था 1975 का, ये उस वक्त आया जब इंदिरा गांधी जी का जो डिस्प्यूटेड इलेक्शन केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा था, उस वक्त ये अमेंडमेंट आया था। और इसमें डिस्प्यूटेड इलेक्शन के सॉल्विंग का जो भी प्रोसेस था वो पूरे प्रोसेस को ही चेंज कर दिया था, उस पूरे प्रोसेस को बदल दिया गया था। और साथ में अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट थी उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे हम किसी भी कोर्ट में। इसके बाद जो हमारा 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 का। ये अमेंडमेंट एक्ट उस वक्त आया था जब इमरजेंसी चल रही थी, यानी कि इमरजेंसी के दौरान ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को लाने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर को पीएमओ या पार्लियामेंट के अधीन लाया जाए। और इस अमेंडमेंट एक्ट में इतने बदलाव हुए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया था उस वक्त मैक्सिमम ऑफ अपोजिशन के जो लीडर थे वो जेल में थे। इस अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया और साथ ही पार्ट 4A को ऐड किया गया जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की रिगार्डिंग थी है। और क्लॉज 4 को ऐड किया गया आर्टिकल 368 में, जो कहता है नो जुडिशियल रिव्यू ऑफ पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट, यानी कि जब पार्लियामेंट किसी भी तरीके की कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। और साथ ही
लोकसभा का टेन्योर 5 साल से बढ़ा करके 6 साल तक कर दिया गया, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जुडिक्शन पावर थी उसको भी कर्टेल कर दिया गया। और साथ ही नया आर्टिकल 31D ऐड किया गया, जो कि बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज से डील करता है। इसके अंदर पार्लियामेंट को बहुत ही वाइड पावर दी गई कि वो किसी भी तरीके की कोई भी लॉज बना सकती है एंटी नेशनल एक्टिविटी को कर्टेल करने के लिए, और वो लॉज बेशक एक्यूज्ड के फंडामेंटल राइट्स को भी कर्टेल कर सकते थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 बेसिकली ये लाया गया था कि जो 42nd अमेंडमेंट में जितने भी चेंजेस हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके प्रोविजंस को बदलने के लिए। उसमें सबसे पहला है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया गया, और उसके जगह प्रॉपर्टी के राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रॉपर्टी का दर्जा दिया गया। और रिस्टोर रिट जुडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो कि 42nd अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जुडिक्शन पावर थी उसको खत्म कर दिया गया था, और इस अमेंडमेंट में इसको रिस्टोर कर दिया गया था। और आर्टिकल 352 जो कि ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जिसके अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसको चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन किया गया। और ड्यूरिंग, और ये भी इस अमेंडमेंट में बताया गया कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और नेशनल इमरजेंसी नॉट डिक्लेयर बाय सिंपल मेजोरिटी, जैसे कि पहले नेशनल इमरजेंसी को सिंपल मेजोरिटी से डिक्लेयर किया जा सकता था, अब उसको खत्म करके अगर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना हुआ तो अब उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। क्लॉज 5 को ऐड किया गया आर्टिकल 352 में, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पावर, जो कि जुडिशियल रिव्यू की पावर थी, उसको रिस्टोर किया गया। देन अब जो 7th है 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, उसमें 10th शेड्यूल को ऐड किया गया और उसके अंदर फिर एंटी डिफेक्शन लॉज को पास किया गया, जिसे नॉर्मली दल बदला कानून भी कहा जाता है। और फिर 8th नंबर पे 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 में आर्टिकल 362 को अमेंड किया गया, जो कि डील करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें हमारी वोटिंग एज 21 से रिड्यूस करके 18 ईयर किया गया। और जो 9th है 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इसमें पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल का स्टेटस मिला, और इस अमेंडमेंट के बाद पंचायती राज बिल को भी अडॉप्ट किया गया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड किया गया, जो कि पंचायत से रिलेटेड है, पंचायत ही है। और 11th शेड्यूल भी इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि डील करता है, और उसके अंदर 29 आइटम्स है रिलेटेड टू पंचायत से रिलेटेड कुल 29 आइटम है। अगर 10th इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है, इसमें नगर पालिका बिल को अडॉप्ट किया गया था, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A इंसर्ट किया गया था, जो कि म्यूनसिपालिटीज से है। और साथ ही इंसर्ट किया गया था 12th शेड्यूल, जिसमें 18 आइटम्स है म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड। और 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 3 मेजर प्रोविजंस को ऐड किया गया था। सबसे पहला आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद है आर्टिकल 45, जो कि एक DPFP है। इसमें स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करें 6 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद आर्टिकल 51A, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ये भी ऐड किया गया था। और इसमें एक जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स और गार्जियन को एक ड्यूटी इम्पोज की गई थी कि वो अपने बच्चों को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। इस अमेंडमेंट के आने से पहले एक केस का जजमेंट आया था, PI इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 में, जिसका जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2005 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि जो अनएडेड कॉलेज हैं, चाहे माइनॉरिटी हो या अदरवाइज, पार्लियामेंट उस पर
रिजर्वेशन इम्पोज नहीं कर सकती है। इस जजमेंट से नाखुश होकर के जो पार्लियामेंट है वही अमेंडमेंट लाई थी, और इसमें कहा था, इस अमेंडमेंट में उन्होंने कहा था कि सिर्फ प्राइवेट अनएडेड कॉलेज जो कि एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगी उस पर रिजर्वेशन इम्पोज नहीं किया जाएगा, और बाकी के जितने भी कॉलेजेस हैं चाहे वो प्राइवेट हो, एडेड हो या अनएडेड हो, उन पर रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा इन रिस्पेक्ट टू सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। और साथ ही आर्टिकल 15 में क्लॉज 5 ऐड किया गया था। 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 है हमारा 13th नंबर पर, जो जिसने सालों पुराना कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया था। इस सिस्टम के द्वारा हायर जुडिशरी के जो जज होते थे उनको अपॉइंट किया जाता था, और साथ ही स्टैब्लिश किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेक एक्ट के थ्रू, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट एक्ट 2014 के थ्रू। और कॉलेजियम सिस्टम को यहाँ पे कटेल कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और फिर इसके बाद एक केस आया था एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि डिसाइड किया गया था 16 अक्टूबर 2015 में। और इस केस में 99th अमेंडमेंट को और साथ ही एनजेक एक्ट 2014 को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और साथ ही रिस्टोर कर दिया गया था दोबारा वापस कॉलेजियम सिस्टम को। और जो 14th नंबर पे है 101 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 में आया था, इसमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही आर्टिकल 264A, 269A, 279A को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट है 2018 का, उसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ये एक अथॉरिटी है, ये क्या काम करती है, ये करती है कि टू एग्जामिन कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर्स रिगार्डिंग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 है, इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया था जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं। और साथ ही 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020, ये अब तक का लिस्ट जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सबसे आखिरी अब तक का अमेंडमेंट है, जिसमें एक्सटेंड किया गया था रिजर्वेशन सीट्स को एससी एंड एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के लिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में फ्रॉम 17 ईयर टू 18 ईयर्स। और साथ ही इसमें रिमूव किया गया था रिजर्व सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे जिनकी सीटें रिजर्व हुआ करती थी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में, उस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया। तो ये था हमारा वीडियो आज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के ऊपर। टोटल 17 इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को हमने आज डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।